मणिपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक चुड़ैल रहा करती थी। गांव के जंगल में एक गुफा थी जहाँ पर चुड़ैल ने अपना घर बना लिया था। वो अक्सर लंबी नींद सो जाया करती थी और महीने में सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही गुफा से निकलती थी शिकार के लिए। एक दिन चुड़ैल पूरे 2 हफ्ते बाद नींद से सोकर उठती है। आहा, इस बार तो बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब जरा गांव में घूम लिया जाए। चलकर देखे तो कि आखिर क्या चल रहा है बाहर। चुड़ैल गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। टहलते टहलते वो देखती है कि गांव में काफी सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे मानो वहाँ कोई हो ही ना। अरे रे, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा। आखिर सब कहाँ हैं? तभी गांव की चुड़ैल की नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर एक दूसरी चुड़ैल थी जिसने काफी स्टाइलिश जीन्स और टॉप पहन रखे थे। अरे री, तू कौन है और मेरे गांव में क्या कर रही है? भूतों की दुनिया में मैं शीला के नाम से जानी जाती हूँ और मैं शहर से यहाँ आई हूँ। क्या शीला? बड़ा ही बचकाना नाम है। ये सभी गांव वाले कहाँ गए? सब मुझसे डरकर अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। शीला पेड़ पर लटके लटके अंगूर खा रही थी। अपनी बात कहने के बाद शीला अंगूर का बचा हुआ गुच्छा गांव की चुड़ैल पर फेंक देती है। आह, तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरे ही एरिया में मुझसे बदतमीजी कर रही है। बस बहुत हो गया, अब चल निकल यहाँ से। क्या तेरी जगह? पर मैं तो पिछले 1 हफ्ते से भटक भटक कर यहाँ के लोगों को खा रही हूँ, तब तो नहीं दिखी तू मुझे। अरे तो क्या हुआ? मैं तो बस अपनी गुफा में सो रही थी। तो क्या कोई भी आकर मेरी जगह ले लेगा? देखो, ये सब मुझे नहीं पता। अब तो मैं यहीं रहूंगी। हाँ, मगर यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं। यहाँ के घरों में तो एसी भी नहीं है। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। ओफो, और यहाँ तो मच्छर भी बहुत हैं। गांव की चुड़ैल को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है जैसे उसकी जगह कोई और ले रहा है। वो मन में सोचती है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर से आई चुड़ैल की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। गांव की चुड़ैल शीला से कहती है, सुन, अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुझे मार डालूंगी। हा 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 हा, तू और मुझे मारेगी? पर वो कैसे? मुझे तो तू काफी कमजोर लगती है और मैं एक देहाती चुड़ैल से नहीं हार सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। वापस शहर जाऊंगी तो बाकी भूत चुड़ैलों को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो ठीक है, चल फिर हो जाए एक मुकाबला। जो जीता वही इस गांव में रहेगा, यहाँ के लोगों को अपना शिकार बनाएगा, और जो हारेगा वो दुम दबाकर वापस भागेगा, और वो भी बिना कोई नाटक किए। ठीक है, मंजूर है। तो फिर हम एक खेल खेलेंगे। जिसने भी गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर सबसे पहले 3 लोगों को मार दिया वही जीतेगा। जरूर, क्यों नहीं। तो हम ये मुकाबला कब शुरू करेंगे ताकि गांव वालों को इसके बारे में पता ना चले? अभी जाकर कहीं छुप जा। ठीक है, टाटा देहाती चुड़ैल। हा 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 हा। वैसे भी तेरा इस गांव में ये आखिरी दिन होने वाला है। गांव की चुड़ैल ये सुनकर बड़बड़ाती हुई अपने गुफा में चली जाती है। पर दोनों चुड़ैलों की बातें आकाश नाम का एक लड़का सुन रहा था। वो भी सब सुनकर डर जाता है। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कल हमारे गांव के कई लोग मारे जाएंगे। ये चुड़ैल आपस में लड़ रही हैं और इससे नुकसान हमारा होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों चुड़ैल ही इस गांव से भाग जाएं। जल्दी से चलकर सबको ये सारी बातें बताता हूँ। आकाश कुछ देर सोचने के बाद अपने 2 दोस्त बिरजू और श्याम को अपने घर बुलाता है। क्या हुआ आकाश, तूने हमें घर क्यों बुलाया?
तुझे पता नहीं क्या, आजकल गांव में शहर से आई चुड़ैल घूम रही है और बाहर बहुत खतरा है इस समय। हाँ हाँ, मेरी दादी ने भी घर जल्दी आने को कहा है। तू जल्दी बता तुझे क्या काम है और फिर मैं अपने घर जाऊं। अरे तुम लोगों को पता है कि गांव में एक नहीं बल्कि दो दो चुड़ैलें हैं। एक जो शहर से आई है और एक जो गांव में हमेशा से रह रही है। और उनके बीच आज बहस हो रही थी। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। कल वो दोनों लोगों को मारकर खाने का एक मुकाबला करेंगी जिसमें कई गांव वालों की जान जा सकती है। क्या? तो अब क्या, हमें जल्दी से गांव वालों को यहाँ से जाने को कहना चाहिए ना? नहीं नहीं, ये कोई हल नहीं। कल तक गांव खाली करना नामुमकिन है और सब इसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। क्या सांप? पर हमें तो चुड़ैल को भगाना है ना, सांप बीच में कहां से आ गया भैया अब? अरे तो चुप कर श्याम, बस हमारी बात ध्यान से सुन। आकाश श्याम और बिरजू को अपना सारा प्लान अच्छे से। पर ये तो सब तो काफी खतरनाक है आकाश। बस एक गलती और हमारी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। चुप हो जा बिरजू, और जैसा जैसा आकाश कहता है वैसा वैसा कर। हाँ तो बिरजू और श्याम, पूरा गांव हमें नकारा और बेवकूफ समझता है। उन्हें हमसे कोई भी उम्मीद नहीं है। उन्हें लगता है हम लोग धरती पर बोझ हैं। अब सिर्फ ये दोनों चुड़ैल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इनकी मदद से हम पूरे गांव में मशहूर हो सकते हैं और उन्हें ये यकीन दिला सकते हैं कि हम बेवकूफ नहीं बल्कि समझदार हैं। वाह आकाश, क्या बात बोली तूने। मैं तेरा साथ जरूर दूंगा, भले इस सब में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है, फिर मैं भी तुम दोनों का साथ दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि गांव वाले हमारा ये बलिदान हमेशा याद रखेंगे। अगले दिन प्लान के मुताबिक आकाश बिरजू और श्याम के साथ मिलकर सुबह जल्दी ही उठकर सभी घरों के बाहर से ताले लगा देता है, जिससे सब लोग अपने अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर से चिल्लाते हैं, अरे निकम्मो, ये क्या नाटक कर रहे हो सुबह सुबह? हम सबको अंदर कैद क्यों कर दिया है? मार मांग रहे हो क्या? अरे चाचा जी, आपको नहीं पता, हम तो आपकी जान बचा रहे हैं। चलो, एक काम तो हो गया। अब कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। इससे इन सबकी जान सुरक्षित है। हाँ, अभी तो ये लोग हम पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि हमने इनकी जान बचाई है तब ये हमें शाबाशियां देंगे। चलो अब हम भी छुप जाते हैं, वो दोनों चुड़ैल आती ही होंगी। फिर बिरजू, श्याम और आकाश तीनों एक पुराने घर में छुपकर चुड़ैलों के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में शहर की चुड़ैल शिकार के लिए निकलती है। शहर की चुड़ैल गांव भर में लोगों को ढूंढती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। जल्दी जल्दी से मैं जाकर 3 लोगों को मार के खाती हूँ, लेकिन अभी वो गंवार चुड़ैल तो सो रही होगी। जब तक वो उठेगी तब तक मैं अपना काम पूरा भी कर लूंगी और फिर उसे टाटा बाय बाय कह दूंगी। शहर की चुड़ैल गांव भर में लोगों को ढूंढती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है? कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? चलो चलकर सबके घरों में देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। शहर की चुड़ैल देखती है कि लोग अपने अपने घरों में बंद थे और किसी ने बाहर से ताला लगा दिया था। अरे ये सब किसने किया? अब मैं क्या करूं? ओह, मेरे लिए तो अच्छा ही है। जैसे मुझे गांव में कोई भी नजर नहीं आया, वैसे उस गंवार चुड़ैल को भी लगेगा कि गांव में कोई भी नहीं है। अब वो मेरी तरह स्मार्ट तो नहीं है जो वो सच नहीं जान पाए। हाँ, पहले चलकर उसे बेवकूफ बनाती हूँ और फिर आराम से आकर इन लोगों को खाऊंगी। ये सब तो वैसे भी कैद हैं, तो ये कहीं भाग भी नहीं पाएंगे। ये क्या बात है? आज कोई भी गांव वाला नजर क्यों नहीं आ रहा है? शहर की चुड़ैल ने मौके का फायदा उठाया और गांव की चुड़ैल से कहा, नजर कैसे आएगा? मैंने सबको खा जो लिया है। क्या? सबको खा लिया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला? तू सबको एक साथ कैसे खा सकती है?
अरे तेरा हाजमा खराब होगा, मेरा पेट तो बहुत मजबूत है। मैं तो एक साथ 150 इंसानों को खा ही सकती हूँ। और जब एक बार मैंने लोगों को खाना शुरू किया तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने सबको खा लिया। क्या? लेकिन ये तो तूने गलत किया। हमारे बीच में तो केवल 3 लोगों को खाने की बात हुई थी। अब क्या, जब इस गांव में लोग ही नहीं बचे तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगी? इतना कहकर गांव की चुड़ैल गांव को छोड़कर चली जाती है। पीछे से शहर से आई चुड़ैल काफी खुश होती है। आखिर थी तो ये गांव की गंवार चुड़ैल ही ना, इससे छुटकारा पाना कितना आसान था। इतनी जल्दी ये मेरी बातों में आ गई और मेरे जाल में फंस गई। अब चलती हूँ और चलकर मजे से गांव के एक आध लोगों को खाती हूँ। मैं तो थक गई रे बाबा। चुड़ैल वापस गांव जाती है और देखती है कि सभी घरों के ताले टूटे हुए हैं और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अरे ये क्या हुआ? ये सब लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए? अभी तक तो सब अपने घरों में कैद थे और बाहर से ताला भी लगा हुआ था। चुड़ैल खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी कुछ लोग उस पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। अरे 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 ये क्या हो रहा है? ये अचानक इतने लोग कहाँ से आ गए? अरे बाप रे बाप। हाँ, हमने तुम्हारे लिए जाल बिछाया और तुम उसमें फंस भी गई। अभी तक इन लोगों को हम ही ने घरों के अंदर कैद कर रखा था ताकि तुम पहले उस चुड़ैल को हमारे रास्ते से हटा दो और फिर तुमसे तो हम अब निपट ही लेंगे। ये तो मेरे साथ बड़ा ही धोखा हो गया। मैं अच्छी भली शहर में मजे से रह रही थी, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सभी लोग मिलकर चुड़ैल की जमकर पिटाई करते हैं और फिर उसे गांव से भगा देते हैं। इसके बाद गांव वाले सुकून से रहते। रमेश और उसकी बीवी कुसुम मोटरसाइकिल से अपने गांव की ओर जा रहे थे। वो एक शादी में गए थे जहां वो लेट हो गए। रमेश काफी तेज मोटरसाइकिल भगाए जा रहा था, जैसे किसी से भाग रहा हो। अचानक बहुत तेज तूफान चलने लगा। रात के करीब 10 बजे होंगे। तूफान इतना तेज था कि रमेश को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें यहीं रुकना होगा जब तक तूफान थम नहीं जाता। जौनपुर के पास रुकने का अंजाम जानते हो ना तुम? कुछ नहीं होगा, मेरा भरोसा करो। रमेश ने मोटरसाइकिल रोक दी और दोनों सड़क के किनारे बनी एक छोटी सी कोठरी, जो शायद बस का इंतजार करने वालों के लिए ही बनी थी, उसमें घुस गए। कोठरी में जाले लगे हुए थे, जैसे बरसों से यहाँ कोई रुका ही ना हो। पास में ही जौनपुर गांव था और इस सड़क पर रात में रुकना बहुत खतरनाक माना जाता था। लोग मानते थे कि यहाँ भूतों का साया है। मैंने मना किया था ना यहाँ रुकने के लिए। यहाँ भूतों का साया है, आपको पता है ना? अरे भूत वूत कुछ नहीं होते। असली डर चोरों का है। बहुत चोरियां होती है यहाँ। तूफान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक उन्हें दूर से एक परछाई आती हुई दिखाई दी। कुसुम बेहद डर गई। रमेश ने थोड़ा साहस रखा। परछाई और पास आती गई। दोनों ने देखा ये तो एक बुढ़िया है जो फटे हुए कपड़े पहने एक पुराना सा कंबल ओढ़ के उनके सामने खड़ी थी। आप कौन है? इतनी रात में यहाँ कैसे आई? कुसुम ने धीरे से रमेश के कान में कहा। ये कितनी डरावनी है।
मैं तो कहती हूँ भाग चलो यहाँ से। बेटा, मैं एक गरीब भिखारन हूँ। इस सड़क पे सुबह से शाम तक मांग के अपना पेट भरती हूँ और रात में इसी कोठरी में आकर सो जाती हूँ। वो देखो, मेरा फटा हुआ गद्दा भी रखा है वहाँ पर। रमेश और कुसुम ने मुड़कर देखा तो वाकई में जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ था। उन्हें बुढ़िया की बात पर भरोसा हो गया। रात बहुत हो चुकी थी और अब तूफान के साथ साथ बारिश भी जोरों से हो रही थी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने घर कैसे जा पाएंगे। तभी एक बहुत डरावनी सी आवाज आई। आवाज सुन के कुसुम की हालत और खराब हो गई। वो आ गए, भागो यहाँ से, भागो। कौन है वहाँ? तभी दो बेहद खतरनाक चेहरे उनके सामने नजर आने लगे। दोनों के लंबे लंबे दांत और डरावनी आंखें, सब बेहद डर गए। आखिर अब क्या होने वाला है? रमेश ने चेहरे से नीचे देखा तो दोनों एकदम इंसानों के जैसे थे, सिर्फ चेहरा भूत वाला था। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा खून। प्लीज 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 हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? जो भी तुम कहोगे हम करने को तैयार हैं। हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर बदले में तुम्हारी बीवी के गहने हमें दे दो और अपनी मोटरसाइकिल भी, वरना तुम सबका खून पी जाएंगे हम। ये जीवन भर की कमाई है हमारी, कैसे दे दें तुम्हें? अच्छा, तो ये बात है। एक भूत ने तुरंत अपनी जेब से चाकू निकाला और रमेश के हाथ पर मार दिया। खून की धार बह निकली। रमेश दर्द से कराहने लगा। अब भी नहीं देगा? हाँ, सब ले लो, सब ले लो, बस हमें छोड़ दो। ए बुढ़िया, तेरे पास क्या है? वो भी हमें दे दे। बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये 2 रोटियां हैं जो किसी भले आदमी ने मुझे दी थी। धत तेरी की, मूड खराब कर दिया एकदम। चलो चलो, गहने दो इधर तुम लोग। कुसुम तुरंत अपने गहने निकाल कर देने लगी। रमेश और कुसुम का डर एकदम उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। दोनों भूत जोर जोर से हंस रहे थे और उनकी हंसी के साथ रमेश और कुसुम का डर और भी बढ़ता जा रहा था। दोनों को लग रहा था कि बस आज किसी तरह जान बच जाए तो दोबारा कभी इतनी रात में घर से कहीं नहीं जाएंगे। देता हूं, रुको। तूफान थम चुका था। रमेश ने चाबी निकालकर उनको दे दी और गहने और चाबी लेकर वो दोनों भूत वहां से चलने लगे। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वो बस निकलने ही वाले थे कि अचानक मोटरसाइकिल अपने आप बंद हो गई। आगे वाले भूत ने बहुत कोशिश की मगर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से एक जोरदार झटके से दोनों भूत जमीन पर जा गिरे।
उन्होंने अपने सामने देखा तो एक लंबे बालों वाली खतरनाक डायन खड़ी थी। वो जोर जोर से हंस रही थी। रमेश और कुसुम ने ये नजारा देखा तो उनका डर अब दहशत में बदल गया। इतना सब कुछ एक ही रात में देखना क्या उन्हीं के नसीब में लिखा था? उन्होंने पास में नजर घुमा के देखा तो बुढ़िया वहां नहीं थी। उन्हें समझ में आ गया कि जिसे वो भिखारन समझ रहे थे वो असल में चुड़ैल थी। भूत कब से चोरी करने लगे? हमारी कौम की इज्जत मिट्टी में मिला दी तुम लोगों ने। अब तुम अपनी जान से जाओगे। ये सुनते ही दोनों भूत डरने लगे। उनमें से एक ने कहा, हमें छोड़ दो, हम कोई भूत वूत नहीं है, हम तो चोर हैं, चोर। हाँ हाँ, ये देखो। दोनों भूतों ने अपने चेहरे से नकाब उतार दिए। वो दोनों तो इंसान थे। रमेश और कुसुम के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिसको भूत समझ रहे थे वो इंसान निकले और जिसको इंसान समझ रहे थे वो चुड़ैल निकली। पर अब उन्हें लग रहा था कि चुड़ैल उन्हें भी खा जाएगी। तुम जैसे चोरों की वजह से ही मेरा ये हाल है, वरना मैं भी हंसते खेलते अपना जीवन गुजार रही थी। अपने पति के साथ इस सड़क से मैं घर जा रही थी। चोरों ने हमारी मोटरसाइकिल रोक के सब कुछ छीन लिया। हमने मना किया तो चाकू खोदकर हम दोनों को मार दिया। उस दिन के बाद से मैं यही भटक रही हूँ और हर वो चोर जो राहगीरों को लूटता है, मारता है, उसको मेरे गुस्से का शिकार होना पड़ता है। हमें माफ कर दो, जाने दो, हम तो यहाँ नए नए हैं, हमें नहीं पता था यहाँ तुम रहती हो। चुड़ैल का गुस्सा आसमान पर था। वो जोर जोर से चीखने लगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। उसने दोनों चोरों को हवा में उठा लिया और सड़क के बीचों बीच पटक दिया। दोनों दर्द से कराहने लगे। एक भूत की जेब से चाकू निकलकर दूर गिर गया। चुड़ैल ने वो चाकू अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और एक भूत के पेट के अंदर घुसा दिया। चोर चीखने लगा, अब पता चला तुम्हारा चाकू जब किसी के जिस्म में घुसता है तो कैसा लगता है। चोर की जान वही निकल गई। दूसरा चोर डर के मारे भागने लगा। चुड़ैल ने उसको अपनी शक्ति से वही रोक दिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था पर भाग नहीं पा रहा था। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून पीछे से उसकी गर्दन में घुसा दिए। उसका दम निकल गया। दोनों चोर मर चुके थे। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई। रमेश और कुसुम ने जो देखा वो उनके लिए बेहद खौफनाक था। रमेश ने तुरंत कुसुम की तरफ इशारा किया कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। रमेश ने सड़क पर पड़े गहने और चाबी उठाई और दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गए। आज भी जौनपुर की उस सड़क पर
वो चुड़ैल एक बुढ़िया बनकर घूमती है। दूर दूर के चोरों को अब पता है कि वहां नहीं जाना है। पिछले 10 सालों से वहां एक भी चोरी नहीं हुई है। छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे बहुत मार हो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अनूप हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, पर फिर भी कोई उसे मारे जा रहा था। बचाओ, बचाओ! वो चिल्लाए जा रहा था। फिर तभी झटके से उसकी नींद खुली। उसने खुद को बेड पर पाया। वो पसीने पसीने हो चुका था। उसने साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपना पसीना पोंछा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो पाया उसका हार्ट बहुत ही अबनॉर्मली बीट कर रहा था। कभी बहुत तेजी से तो कभी एकदम रुक जाता। वो विंडो पर जाकर पर्दा हटाकर फ्रेश एयर को महसूस करने लगता है। अनूप मुंबई के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 2 BHK रेंटेड फ्लैट में रहता था। हर्ष उसका फ्लैटमेट था। दोनों 2 साल से साथ रह रहे थे। विंडो पर खड़े खड़े अनूप को हर्ष का ख्याल आया। बहुत लेट हो गया है, पता नहीं हर्ष आया है नहीं, देखता हूं जाकर। उसने जाके हर्ष के रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक सूटकेस पड़ा था। इतना लेट कैसे हो गया इसे? हमेशा तो अब तक आ जाता था, और ये सूटकेस? क्या हर्ष कहीं जाने वाला है? मुझे फोन करना चाहिए उसे। वो अपना फोन ढूंढने लगता है। साइड टेबल पर मोबाइल तो नहीं था। उसे याद था कि उसने वही रखा था। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर देखा। मेरा फोन कहाँ चला गया? यहीं तो रखा था। तभी एक आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि उसका दरवाजा कोई खोल रहा है। दरवाजा खुला और फिर बंद भी हुआ, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, चीखने और चिल्लाने की। उसने पलट कर देखा। ये क्या? ये सूटकेस तो उसने अभी थोड़ी देर पहले हर्ष के रूम में देखा था। ये यहाँ कैसे आ गया? मैं तो नहीं लाया। तभी उसने आवाजों पर फोकस किया। वो सूटकेस में से आ रही थी। वो डर गया। डर के मारे वहीं बैठ गया। अपने कान पर हाथ रख के आवाज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। रूप, डरो मत, अभी तू अकेला है। ऐसे डरेगा तो क्या होगा तेरा? संभाल खुद को। जब उसने कान पर से हाथ हटाया तो आवाज बंद हो चुकी थी। उसने सोचा ये उसका वहम है। उसे याद आया कि एक बार पैकिंग करते वक्त घर पर उसके व्हीलर में एक पप्पी घुस गया था। तो कैसे व्हीलर अपने आप चल रही थी। इस बार भी व्हीलर में पक्का कुछ घुस गया होगा। फिर सूटकेस के पास गया। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया,
अब तो अनूप का डरना बनता था। तभी उसने देखा सूटकेस से खून निकल रहा था और अचानक सूटकेस खुलता है और उसमें उसे खुद की लाश दिखाई देती है। ये कैसे? मैं कब मरा? कैसे मरा? और मैं लाश के टुकड़े टुकड़े कैसे किए? तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे याद आने लगता है, थोड़ी देर पहले हर्ष ने ही तो मारा है उसे। तकिए से उसने मेरा दम घोटा था। उसके बाद चॉपिंग नाइफ से उसने पहले मेरे पेट पे मारा और फिर पूरी बॉडी पर जहां तहां मारने लगा। तभी उसे हर्ष की आवाज आती है, अनूप की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब बड़ा है मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने वाला। देख, मैंने तुझे ही मार डाला। अब आत्मा बनकर दूसरी आत्माओं को लाइन मारना। मेरे रास्ते में कितना बड़ा कांटा था तू। अब पड़े रहना समुंदर में। तभी बैक सीट पर पड़े व्हीलर से एक खून से लथपथ हाथ निकलता है। तुझे क्या लगा तूने यहाँ कहानी खत्म कर दी? कौन है? कौन है मेरी गाड़ी में? इतनी जल्दी भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे मारा। ये क्या मजाक है? जल्दी हॉस्पिटल चलो। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और गाड़ी रुक रुक कर चलते चलते रुक जाती है। हर्ष गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है और फिर इतनी तेजी से चलती है कि हर्ष को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर जब गाड़ी रुकती है तो वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा रहता है। हर्ष इधर उधर देखता है और गाड़ी चलाकर जल्दी से समुंदर की तरफ जाता है। समुंदर के ऊपर पुल पर हर चीज नॉर्मल हो जाती है। हर्ष पीछे पलटकर देखता है तो व्हीलर वैसे ही रखा रहता है जैसा उसने रखा था। वो गाड़ी से निकलता है तो बस समुंदर की आवाज सुनाई देती है उसे। वो सोचता है, एक तो आज इतना बड़ा कांड कर दिया और ऊपर से शराब। ये सब उसी का नतीजा है। मैं भी फालतू में डर रहा था। अब फाइनली मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। जा रूप, चैन से रहो समुंदर में। वो सूटकेस को उठाकर समुंदर में फेंक देता है और कार ट्रंक को खोलकर एक और सूटकेस निकालकर समुंदर में फेंक देता है। और घर आकर आराम से वो अपने कमरे में सो जाता है। जैसी उसकी आंख लगने वाली होती है
ये ब्लड कहां से आया? ऊपर देखता है तो पूरी सीलिंग पर ब्लड रहता है और ऐसे ही टपकता रहता है जैसे बारिश हो रही हो। और देखते ही देखते खूब तेज खून की बारिश होने लगती है। डर के मारे हर्ष का बुरा हाल हो जाता है। वो अपने रूम से दौड़ता हुआ बाहर हॉल में आता है तो देखता है कि बारिश भी उसका पीछा कर रही है। तभी पीछे से कोई आकर उसे अपने साथ छाते में ले लेता है। थैंक यू यार, पता नहीं कहां से घर के अंदर ये बारिश हो रही और तो और मैं पागल हो गया हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खून की बारिश है ये? हाँ, ये खून की बारिश है। जो खून अनूप के रूम में फ्लोर पर पड़ा था, ये वही खून है। हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखो। हर्ष पीछे मुड़कर छाता देने वाले को देखता है। वहां से कोई और नहीं दिखता, पर जैसी उसकी नजर नीचे जाती है वो झटके से दूर भागता है। वहां वही सूटकेस रखा है। अब हर्ष इतना डर जाता है कि गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा खोल के लिफ्ट की तरफ जाता है। वहां दोनों लिफ्ट की बटन दबाता है पर एक भी लिफ्ट उस फ्लोर पर नहीं आती। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही सूटकेस उसे आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागता है। जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों पर गिर भी जाता है, फिर भी खुद को संभालते उठता है और तेजी से नीचे की ओर उतरता है। तभी उसे नीचे से सूटकेस आता हुआ दिखाई देता है तो हर्ष ऊपर की तरफ भागने लगता है। वो डर के मारे कब 18वें फ्लोर के टेरेस पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वो वहां जाकर पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और जैसे ही सामने देखता है तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मारते थे। किसे? रिया को? हाँ। रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? हाँ तो बन जाती। तभी हर्ष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ मारा था रिया ने। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अगर तुम शांति से मान जाती तो क्या हो जाता? बस तुमसे फ्रेंडशिप भी तो करना चाहता था। और मैं नहीं मानी तो तुमने मुझे मार दिया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था। और समझाते समझाते मुझे धक्का लग गया और टेबल के कॉर्नर से लग के मेरा सर फट गया। दरअसल अनूप को मारने के बाद हर्ष रिया से मिलने गया था। बात करने के दौरान वो उसे पकड़ के समझाने की कोशिश करता है पर रिया उससे खुद को अलग करना चाहती है और इसी बीच उसे धक्का लग जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो सोचता है कि दोनों बॉडीज को वो समंदर में फेंक देगा और उसने ऐसा ही किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय समंदर में ले जाकर फेंक दिया। सॉरी रिया,
मेरे कारण तुम हर्ष से मिली और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। पर जिंदा तो ये भी नहीं बचेगा। हर्ष अपने आप उड़कर टेरेस की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तू रिया को हॉस्पिटल ले जाकर बचा लेता तो मैं तुझे छोड़ भी देता। इसीलिए मैंने उस वक्त हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं डर गया था। तो अब तू मर। हर्ष ऊपर से कूद जाता है और मर जाता है। उसकी मौत के बाद रिया और अनूप की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आज फिर एम्बुलेंस किसी की लाश लेकर आई थी। पिछले कुछ दिनों से हो रही घटनाओं से डॉक्टर और इंस्पेक्टर बहुत गहरी उलझन में थे। एम्बुलेंस आकर रुकी और सिपाही ने डॉक्टर को खबर दी। डॉक्टर साहब, उस दलदल ने एक और की जान ले ली। ये क्या कह रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि ये लाश भी उसी शहर के बाहर वाले दलदल से मिली है। क्या? एक और लाश उसी जगह से? ठीक है, लाश को यहां ले आओ और इंस्पेक्टर को भी यहां बुला लो। वो लाश लाई गई और इंस्पेक्टर भी वहां आ गया। ये लाश कैसे मिली? मुझे एक फोन आया था। फोन पर एक आदमी था जिसने मुझसे कहा कि उसकी कार रात के अंधेरे में दलदल में जा फंसी है। मैं उसकी मदद करने गया तो यहीं वो लाश बरामद हुई। डॉक्टर ने थोड़ी देर लाश को देखा और अभी कुछ दिनों पहले ही एक लाश उस दलदल से मिली थी और अब ये दूसरी लाश। अरे ये क्या? इस लाश पर तो वैसा ही निशान है जैसे उस लाश पर मैंने देखे थे। क्या? डॉक्टर, तब तो जरूर कोई ऐसी बात है जो हमें पता नहीं चल पा रही है। उसे पता लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों लाशें उसी दलदल से एक ही हालत में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और ये निशान, ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। एक रात इंस्पेक्टर की गाड़ी उसी दलदल के पास खराब हो गई। ओ गॉड, इसे भी इसी जगह खराब होना था। अब मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने मैकेनिक को कॉल किया। बात करते करते इंस्पेक्टर की नजर उस दलदल वाली जगह पर पड़ी। इंस्पेक्टर के मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां पर कोई दलदल नहीं था। ये क्या? यहां तो सिर्फ जमीन है। यहां तो पहले दलदल हुआ करता था और यहीं से तो मैं लाशों को ले जाता था। इंस्पेक्टर ने एक पत्थर उठाया और सामने जमीन पर फेंका। जमीन दलदल बन गई और वो पत्थर उसमें घुसने लगा और फिर से वहां जमीन बन गई। अरे ये क्या? पत्थर तो दलदल में धंसा, लेकिन अब तो सिर्फ सामान्य रास्ता दिखाई दे रहा है। दलदल कहां गया? मैकेनिक के आने के बाद गाड़ी ठीक हुई और
इंस्पेक्टर वहां से चला गया और सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर ने सारी बात डॉक्टर को बताई। तुम जो लाश यहां पर लाए थे वो भी यहां से गायब है। शायद इसके पीछे बहुत गहरी साजिश है या फिर कुछ और। इंस्पेक्टर पूरी हकीकत पता करना चाहता था, इसीलिए काफी दिनों तक वो हर रोज दलदल वाली जगह पर जाता रहा। एक सिपाही भी उसके साथ गया। फिर एक दिन इंस्पेक्टर को उस जगह एक बहुत बड़ा दांत मिला। लंबा दांत आखिर किसका हो सकता है? सर, मुझे तो लगता है ये बहुत ही खतरनाक जानवर का दांत है। खतरनाक जानवर? ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। इस दांत को जांच के लिए भेज दो। इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से निकलने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर की नजर दूर किसी चीज पर पड़ी। लगता है वहां कोई है, चलो चलकर देखते हैं। बाबा, आप यहां इस सुनसान जगह? यहां बहुत खतरा है। मुझे कैसा खतरा? हमें यहाँ पास में एक बहुत बड़ा दांत मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि वो दांत किसी खतरनाक जानवर का है। आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इंस्पेक्टर और सिपाही वहां से चले गए। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सर, कैसी गड़बड़? चलो वापस उसी बाबा के पास चलें। गाड़ी फिर चलती है कुछ देर। गाड़ी रुकी, फिर इंस्पेक्टर और सिपाही छुपकर देखते हैं कि बाबा बैठा है और शैतान उसके पास है। इंस्पेक्टर को जिस बात का शक था वही हो रहा था, लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर की सोच से भी कुछ बड़ा था। बाबा, ये कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? आपके पास कैसे? बेटा, वो बहुत खतरनाक है। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। कैसी मदद? वो जैसा मुझसे कहता था मैं करता गया, उसको शिकार करने में मदद करता था। उस दलदल के बारे में आपको क्या पता है? हाँ, वो कोई दलदल नहीं बल्कि एक ढोंग है। लोगों को फंसाने का उस शैतान की एक चाल है। जैसे ही उस शैतान को किसी का शिकार करना होता है वो दलदल बना देता है, और जैसे ही शिकार उस दलदल में फंस जाता है शैतान उसको मार देता है। कुछ दिन पहले भी उस दलदल में एक कार फंस गई थी और शैतान का शिकार बन गया था एक इंसान। दूसरा इंसान इसलिए बच गया क्योंकि शैतान एक बार में एक ही शिकार करता है। फिर तुम लोगों ने आकर उसे वहां से निकाला था, नहीं तो वो भी उस शैतान का शिकार बन जाता। जब उस शैतान का पेट भरा होता है तो वो सामान्य रास्ता होता है, और जब उस शैतान को भूख लगती है
तो वो रास्ता दलदल में बदल जाता है। शिकार करने के बाद वो लाश को उस दलदल में छोड़ देता है, इसीलिए तुम्हें उस दलदल में लाशें मिलती है। और जब उसे पता चलता है कि जो लाश उसने दलदल में रखी थी वो वहां नहीं है, तो वह शैतान मेरे पास ये जानने के लिए आया था कि वो लाश कहाँ गई। मैंने ही उसे बताया कि लाश को उठाकर तुम लोग ले गए हो, इसीलिए वो लाश लेने आया था। ये सब बहुत समय से चल रहा है। तो इन सबको रोकने के लिए क्या कोई उपाय नहीं? नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो शैतान भूखा होता है तभी वो दलदल जगह बनती है। हाँ, लेकिन उस शैतान से जुड़ी कोई चीज मिल जाए तो शायद। मौकाए वारदात पर जो दांत मिला था उसका क्या? सॉरी सर, मैं बताना भूल गया, उस दांत की रिपोर्ट आ गई है। बाबा, हमें ये दांत मिला है, ये उसी शैतान का ना? ये तो बहुत सही हुआ, अब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा? इससे हम उस शैतान को अपने जाल में फंसाने का उपाय कर सकते हैं। पर वो कैसे? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। इंस्पेक्टर और सिपाही बाबा के साथ एक घने अंधेरे में बने हवन कुंड के पास पहुंचे। दरअसल उस दांत को देखते ही बाबा ने योजना बना ली थी कि क्या करना है। अभी मैं इस मंत्र के आखिरी दौर में हूँ। तुम दोनों एक बात का विशेष ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए यहाँ से मत उठना, वरना वो होगा जो इस धरती पर आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम समझ गए बाबा, हम तैयार हैं। फिर तो बाबा ने अपना पूरा जोर अपने तंत्र में झोंक दिया। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकम यजामहे। रात बहुत अंधेरी थी, मगर उस बिल्ली की आंखें अचानक ही बाबा को वो दलदल दिखने लगा। बाबा ने बिल्ली के गले में बंधे नाखून पर हाथ रखकर शैतान को बुलाया और बिल्ली को इस दलदल में छोड़ दिया। शैतान दलदल के नीचे से निकला और बिल्ली को दलदल में फंसा देख उसका शिकार करने लगा। और जैसे ही उस शैतान ने बिल्ली को खाया, वो दलदल में फंसने लगा। बाबा ने अपने मंत्रों की रफ्तार बढ़ा दी। ओम सिम ओम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। और अंत में उस शैतान और उसके शैतानी दलदल का हिस्सा
हमेशा के लिए खत्म हो चुका था।